Hello dear students, this is Pallavi Sharma, Commerce faculty. Students, I was discussing the chapter of money. Here I have told you that I will explain you the functions of money, मुद्रा के कार्य. जैसा कि हम जानते हैं, आधुनिक युग को मौद्रिक युग भी कहा जाता है. इस युग के विकास में मुद्रा के कार्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. हमने मुद्रा को 3 वर्गों में बांटा था. इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा. प्राथमिक कार्य, गौण या सहायक कार्य या सेकेंडरी फंक्शंस. थर्ड वाज आकस्मिक कार्य या कॉन्टिंजेंट फंक्शंस. आज हम पहली बार डिस्कस करेंगे कि मुद्रा की जो प्राथमिक अथवा मुख्य कार्य क्या हैं. इस वर्ग में मुद्रा के वे कार्य आते हैं जो प्रदेश या देश और काल में मुद्रा द्वारा किए जाते हैं. इनमें निम्नलिखित 2 कार्य होते हैं. सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनिमय का माध्यम. मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय, दैट इज़ एक्सचेंज. जो भी हम खरीदते हैं या अगला जो हमें बेचता है वह सब एक्सचेंज के द्वारा ही होता है. आप चॉइस करते हो, अगला आपको वो वस्तु देता है और उन दोनों फैक्टर्स के बीच में एक फैक्टर होता है एक्सचेंज का फैक्टर. आप उसे पैसे देते हो, वो आपको आपकी वस्तु देता है. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा ने वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाई अर्थात आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को समाप्त कर दिया. पहले हमारा बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम क्या था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या थी, या हिंदी में हमें कहते हैं आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको जो वस्तु चाहिए और अगले को जो वस्तु चाहिए, दोनों के वस्तु को मैच करना चाहिए. और उस समय टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी कि आप व्हाट्सअप कर लो, फ़ोन कर लो, कुछ कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या वस्तु चाहिए. पहले खोजना पड़ता था कि अगले को हमारा जो गुड है, हमारी जो वस्तु है उसे चाहिए या नहीं चाहिए. तो इस तरह के दोहरे संयोग की जो समस्या थी ना, इससे हमें मुक्ति मिली. पहले भाग में वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती थी और दूसरे भाग में इस मुद्रा की सहायता से अन्य वस्तुओं को खरीदा जाता है. इसके फलस्वरूप विनिमय का कार्य सरल और सुगम हो गया है तथा मुद्रा ने इस कार्य में सौदों का समय और स्थान के आधार पर बंटवारा कर दिया है, क्योंकि आज किसी वस्तु के विक्रेता को एक निश्चित समय और स्थान पर ही अपनी वस्तु बेचकर तुरंत ही उसी मूल्य की दूसरी वस्तु खरीदने की आवश्यकता नहीं है. अब वह मुद्रा के रूप में अपनी वस्तु बेच सकता है और उस मुद्रा के द्वारा अन्य कोई भी वस्तु किसी भी समय किसी भी स्थान पर आवश्यकता के अनुसार ही खरीद सकता है. तो वस्तु विनिमय की स्थिति में मनुष्य को अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करने के लिए एक जो लंबी श्रृंखला से गुजरनी पड़ती थी, वह श्रृंखला जो है वह कम हो गई, ख़त्म हो गई. तो मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने का अभिप्राय यह है कि इसे लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं. इसलिए मुद्रा के द्वारा वे अपनी इच्छा की विभिन्न वस्तुएं खरीद सकते हैं. अर्थात बहुपक्षीय व्यापार, जिसे हम कहते हैं मल्टीलेटरल ट्रेड भी कर सकते हैं. इस प्रकार मुद्रा लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है तथा बाजार का विस्तार और प्रतियोगिता बढ़ाकर बाजार संयंत्र को निपुण भी बनाती है. तो यह बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण कार्य है, फंक्शन है मनी का. इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसको अग्रिम या सबसे पहले आगे रखते हैं. तो यह है
विनिमय प्रणाली। सेकंड पॉइंट है हमारा जो प्राइमरी फंक्शन में आता है वह है मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापना है। मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में मूल्य का माप करती है। लेखे की इकाई से हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट्स, जो कि वैल्यू ऑफ ईच गुड और सर्विसेज के मेजरमेंट में हमें मदद करती है। यह लेखे की इकाई यह मूल्य के मापदंड अथवा प्रामाणिक माप जिसके अन्य सभी वस्तुओं की तुलना की जाती है, यह मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं का जो मापन हो रहा है यह हमें मूल्य के इकाई से ही प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य आंकने के पश्चात मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच एक ऐसा अनुपात निर्धारित करती है जिसके आधार पर वस्तुओं और सेवाओं में परस्पर विनिमय संभव हो पाता है। इसलिए हिसाब किताब रखना सरल हो जाता है। आय व्यय, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इन सब की कैलकुलेशंस जो हैं वो इजी हो गई है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप हानि, लाभ, आय, लागत सभी चीज़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है। योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। मुद्रा के सामान्य मूल्य मापक कार्य के फलस्वरूप समाज में आर्थिक सूचनाएं प्रसारित करना संभव हो गया है। प्राइस मैकेनिज्म की सहायता से उपभोक्ता अपनी मांग तथा उत्पादक अपनी पूर्ति के लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। तो यह है हमारे प्राइमरी फंक्शंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कि मुद्रा जो है वह विनिमय का माध्यम है, दैट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा मूल्य की इकाई होती है, मूल्य मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू है। अब हम देखेंगे हमारी मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। इस वर्ग में हम उन कार्यों को सम्मिलित करते हैं जो प्राथमिक कार्यों के सहायक होते हैं। ठीक है, इनमें भी 3 कार्य को शामिल किया गया है। इस सेकेंडरी फंक्शंस में हमने 3 कार्य को लिया है। फर्स्ट पॉइंट था हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, या हिंदी में हमें इसे कहते हैं स्थगित भुगतानों का मान। हम बारी बारी से तीनों पॉइंट्स को देखेंगे। सेकंड है हमारा मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड थर्ड इज मूल्य का हस्तांतरण, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सबसे पहले हम समझते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स या स्थगित भुगतानों का मान किसे कहते हैं? जिन लेन देन में भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित की जाती है उन्हें स्थगित भुगतान कहते हैं। ऋणों के भुगतान को भी स्थगित भुगतान ही कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और उसको मूलधन तथा ब्याज दोनों देने पड़ते हैं। ऋण तथा ब्याज का वस्तुओं के रूप में लेन देन करना एक कठिन कार्य है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से गेहूं के रूप में ऋण लिया है। जब आप ऋण वापस करेंगे तो उसी गुणवत्ता का गेहूं देना होगा। अतः हमें एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता है जिसके द्वारा ऋण के लेन देन तथा ब्याज का निर्धारण सरलता और सुविधा के साथ किया जा सके। यह कार्य मुद्रा के द्वारा अधिक सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप व्यापार का इतना अधिक विकास संभव हो सका है। मुद्रा के फलस्वरूप ही उत्पादक, उपभोक्ता तथा सरकार
द्वारा ऋण लेना सरल हुआ है। स्थगित भुगतानों के मान के रूप में कार्य करना मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार का विकास संभव हुआ है। मुद्रा ने ही उपभोग तथा निवेश के लिए उधार को सुविधाजनक बना दिया है। उधार लेकर आप उन वस्तुओं को खरीद सकते हैं जिनका आप प्रत्यक्ष उपभोग करना चाहते हैं अथवा जिन्हें आप खेतों तथा कारखानों में प्रयोग करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप उपभोग तथा निवेश दोनों में वृद्धि होती है। उपभोग तथा निवेश के ऊंचे स्तर का अर्थ है समृद्धि तथा विकास का ऊंचा होना। अब हम देखेंगे अपने सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि सेकेंडरी फंक्शंस का सेकंड पार्ट है। मूल्य का संचय, दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी कार्य करती है। इसका अर्थ है कि मुद्रा को वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं होता है। एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज हेल्ड विदाउट प्लान्स फॉर इमीडिएट एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है। इसे ही मूल्य का संचय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का संचय करना संभव नहीं था, क्योंकि वस्तुएं नाशवान थीं, सड़ जाती थीं, खराब हो जाती थीं। वस्तुओं को भुगतान के रूप में सभी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाते थे। मुद्रा का संग्रह सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में बचत करने में बहुत कम स्थान की भी आवश्यकता होती है। मुद्रा के रूप में की गई बचत वस्तुओं के रूप में की गई बचतों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है। मुद्रा को एक परिसंपत्ति कार्य या एसेट फंक्शन भी कहा गया है। मुद्रा अतिरिक्त मूल्य का संचय किसी भी मूल्यवान परिसंपत्ति, बॉन्ड, शेयर, मकान, भूमि आदि के रूप में किया जा सकता है। इनके रूप में मूल्य का संचय करने से ब्याज, लगान, लाभ आदि के रूप में आय की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मुद्रा के इस कार्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उनके अनुसार लोग कई कारणों से अपनी संपत्ति को मुद्रा के रूप में संचय करना चाहते हैं। अब थर्ड पॉइंट ऑफ आवर सेकेंडरी फंक्शन, मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक बन गया है। आज के इस युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मुद्रा में तरलता तथा सामान्य स्वीकृति का गुण होता है। इसी के कारण यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के रूप में कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी परिसंपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी की गतिशीलता में सहायता मिलती है। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही लोग अपने अतिरिक्त धन को अन्य व्यक्तियों को उधार देकर ब्याज के रूप में भी आय प्राप्त करते हैं। मूल्य के हस्तांतरण से हम यह भी समझते हैं कि पूंजी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना देश के सभी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए यह आवश्यक होती है। तो इस तरह से हम मूल्य का हस्तांतरण भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट इज आवर कॉन्टिंजेंट फंक्शन या आकस्मिक कार्य। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो दैट इज 21st वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।